दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस तीनों चीजें हैं। इस वेब सीरीज का नाम है रीचर, जो कि 2022 में रिलीज हुई। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। स्टोरी शुरू होती है एक अनजान आदमी के कत्ल से। एक किलर पुल के पास एक इंसान को 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसको बेरहमी से पीटता है। फिर वो पास में ही पड़े गत्ते के टुकड़े उसके ऊपर ढक देता है। ये है रिचर्ड। ये लंबा चौड़ा आदमी किसी वन मानुष से कम नहीं। ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसको ढूंढ लेती है। फिलहाल ये बस से उतरकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर जॉर्जिया के मार्ग्रेव शहर में आया है। ये सबसे पहले अपनी पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर ये अपने लिए एक कॉफी और कुछ मीठा ऑर्डर करता है, लेकिन खाना किस्मत में ना हो तो इंसान खा नहीं पाता। पहली बाइट खाने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है, वो भी कल रात हुए कत्ल के जुर्म में। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद लेडी पुलिस, जिसका नाम रोस्को है, रिचर्ड को कहती है कि अगर तुम मजबूर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूंगी। रिचर्ड के हाथ पर बांधने के लिए हथकड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसके हाथ जिप टाई से बांधे हुए थे। उसके पास कुछ पैसे और एक मेडल था। उसके पासपोर्ट में उसका नाम जैक रीचर लिखा हुआ था। फिर पुलिस वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। तभी वहाँ पर चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर आता है। वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि हमें पुल के पास एक आदमी की लाश मिली है जिसको नजदीक से 3 गोलियां मारी गई। कौन था वो आदमी? रिचर्ड अपनी जबान नहीं खोलता। फिर ऑस्कर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सरकारी वकील दिया जाएगा, सो उसके आगे तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। रिचर्ड कहता है, मुझे वकील की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा, कम से कम पिछले 1-2 दिनों में तो नहीं। बाहर रोस्को पता लगाती है कि रिचर्ड की उंगलियों के निशान किसी से मेल नहीं खाते। नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम, इसके नाम से कोई भी आईडी नहीं है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही कोई बीमा। इंटरनेट पर इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। इसके होने का एक लौता सबूत ये है कि ये हमारे पास ही एक कमरे में बैठा है। कॉन्फ्रेंस रूम में रिचर्ड ऑस्कर को बताता है कि जिस तरह से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है कि ये कत्ल 3 लोगों ने किया है। किसी एक किलर ने इसको गोली मारी। उसको इतनी समझ थी कि वहाँ पर गोलियों के खाली कैप नहीं छोड़ने हैं। ऐसा लगता है कि उसने पहली बार किसी को नहीं मारा। फिर एक सरफिरा आता है और उस लाश को बेरहमी से पीटता है। फिर वहाँ तीसरा आदमी आता है जो उस लाश को आसपास पड़े गत्ते के टुकड़ों से ढक देता है। ऑस्कर कहता है, कहानी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे जैसा ही कोई लंबा चौड़ा आदमी लाश के पास देखा गया था। रिचर्ड कहता है कि मैं वही हूँ जिसे देखा गया है। मैं बस से उतरकर वहाँ से गुजरा था। इस शहर में सिंगर ब्लाइंड ब्लैक की मौत हुई थी। मैं उसी का पता लगाने इस शहर में आया हूँ। ऑस्कर कहता है कि अगर मैं साबित कर दूं कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय तुम बस में थे, तो तुम बेकसूर माने जाओगे। हमें लाश के जूते में से एक फोन नंबर भी मिला है। हम तहकीकात करेंगे, तब तक तुम्हें हवालात में ही रहना पड़ेगा। फिर रोस्को और ऑस्कर पॉल के पास जाते हैं, क्योंकि लाश के पास जो नंबर मिला था वो इसी का था। ऑस्कर पूछता है, तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ पता है? फिर पॉल की नजर बाहर खड़ी एक ब्लैक कार पर पड़ती है। उसे देखकर पॉल डर जाता है और ऑस्कर को कहता है कि उस इंसान को मैंने ही मारा है। ऑस्कर कहता है, तो पहले तुमने दुनाली से उसके चेहरे पर गोली मारी और फिर तुमने उसकी लाश को जला दिया। पॉल कहता है, हाँ, ऐसा ही हुआ था। और इस तरह से रोस्को और ऑस्कर पता लगा लेते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। फिर वे उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। वे पॉल को उसी पहलवान के साथ बंद कर देते हैं और उस पहलवान को बाहर आने के लिए कहते हैं। रिचर्ड अपनी जिप टाई तोड़ता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ऑस्कर रिचर्ड को बताता है कि ये आदमी, जिसका नाम पॉल है, मार्ग्रेव शहर में रहता है और इसके नाम पहले कोई भी अपराध नहीं है। इसने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिचर्ड कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। ऑस्कर कहता है, अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम अभी जा नहीं सकते। फिर ऑस्कर रिचर्ड को वापस पुलिस स्टेशन में ले आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें 1 हफ्ता उसके साथ हवालात में रहना होगा, शायद वो तुम्हें सच्चाई बता दे। रिचर्ड कहता है, ये क्या बकवास है, उसने खुद कबूल किया है, मुझे जाने दो। ऑस्कर कहता है कि उसने कबूल किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कातिल नहीं है। तुम कबूल नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तुम पर शक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक मौका है। फिर वो पॉल की घड़ी और अंगूठी उतारने की सलाह देता है, क्योंकि अंदर जाते ही उसे लूट लिया जाएगा। पुलिस वाली रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर उन दोनों को जेल में ले जाया जाता है। फिर स्पाइवी नाम का एक ऑफिसर उन दोनों को पीली लाइन फॉलो करने के लिए कहता है। अंदर जाकर उन दोनों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं और सारे कपड़े उतारकर चेकिंग करने के लिए कहा जाता है। रिचर्ड कहता है कि मुझे लगता है आपको बिना चोट खाए ये छानबीन पूरी कर लेनी चाहिए। फिर स्पाइवी डर जाता है और बिना चेक
किए ही उन दोनों को सेल में बंद कर देता है। सुबह होते ही सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रिचर बाहर जाकर वापिस अंदर आ जाता है क्योंकि बाहर एक से बढ़कर एक छटे हुए बदमाश उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिर रिचर अपनी जगह पर लेट जाता है और पोल एक दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। तभी बब्बू खुजली और उसके दो साथी अंदर आते हैं। वे पोल से उसके जूते और चश्मा मांगते हैं। फिर बब्बू खुजली उसका चश्मा तोड़ देता है। फिर बब्बू कहता है कि मुझे एक और चीज चाहिए, चलो पैंट खोलो। तभी अपना पहलवान उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि 3 गिनने से पहले रफू चक्कर हो जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। 2 गिनते ही रिचर बब्बू खुजली की खुजली मिटा देता है और उनसे उनकी ही गोगल छीन लेता है। पोल रिचर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो बस एक करेंसी मैनेजर हूँ। मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुझे धमकी मिली है कि अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मेरे परिवार के सामने कीलों से दीवार पर टांग दिया जाएगा। तभी रिचर नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है। वे गुंडे जो उसे घूर रहे थे वे भी बाथरूम में आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। रिचर कहता है कि 3 गिनने से पहले यहाँ से तीतर हो जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। अब की बार फिर से वो 2 तक गिनती गिनता है और उसके बाद वो सभी गुंडों की अच्छे से ठुकाई कर देता है। वो उन सबको इस तरह से मारता है जैसे इसको पीटने में मजा आ रहा है। वो सबको चारों खाने चित कर देता है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। एक गार्ड कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो उन दोनों को उनके सही कमरे में ले जाता है, यानी स्पाइवी पहले इनको गलत कमरे में छोड़ आया था। उधर रोस्को ऑस्कर के पास जाकर कहती है कि मैंने रिचर के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो एक फौजी था जिसने डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट सिल्वर मेडल, आर्मी कमांडेशन मेडल, 2nd सिल्वर स्टार मेडल और कंधार मरीन बैरक पर हुई बमबारी में चोट लगने के लिए पर्पल हार्ट, ये सब पदक जीते हैं। मेजर रिचर ने जलती हुई आग में से 12 लोगों को भी बचाया था। रोस्को पूछती है ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है। ऑस्कर कहता है दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अगले दिन सुबह पोल रिचर को कहता है कि मेरी जमानत होते ही वे लोग मुझे मार डालेंगे। रिचर कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वे लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। स्पाइवी ने मुझे खास कैदियों वाली जगह पर क्यों रखा, फिर मुझ पर कैदियों द्वारा जानलेवा हमला भी हुआ। मुझे तो लगता है कि बाहर जाते ही मैं नहीं बचूंगा। अब उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पोल की जमानत उसकी वाइफ ने करवा ली थी और रिचर को रोस्को लेने के लिए आई थी। वो रास्ते में उसे बस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाती है जिससे साबित हो गया था कि जिस समय कत्ल हुआ रिचर उस समय बस में था। फिर रिचर रोस्को के साथ नए कपड़े लेने जाता है। रोस्को पूछती है कि फैमिली में और कौन कौन है। रिचर कहता है सब मर चुके हैं सिवाय मेरे भाई जो के, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर रोस्को उससे पूछती है कि खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। रिचर कहता है कि मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में टाइम से आ जाती है। फिर वो रिचर को शहर में छोड़ देती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शहर के सब लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि इस छोटे से शहर में बात आग की तरह फैलती थी। फिर रिचर अपनी कटिंग शेव करवाने जाता है। बातों बातों में रिचर पूछता है कि सामने जो बूथ लगा है उसमें अभी अभी पॉलिश हुई है। बार्बर बताता है कि इस शहर के सारे काम मिस्टर क्लाइनर देखते हैं। इस शहर में सभी बड़े बिजनेस उन्हीं के हैं। इतने में वहाँ एक ब्लैक कार में क्लाइनर का पोता आ जाता है और उसके साथ उसका सन की कजन भी था। रिचर उसके पास जाता है और पूछता है क्या चाहिए। जूनियर क्लाइनर कहता है कि कल मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक जैक रिचर के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे और आज अचानक से वो सभी इल्जाम हटा दिए गए हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिसको हम माफ ना कर पाए। ये धमकी देकर वे चले जाते हैं। फिर शाम को रिचर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि रोस्को ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तभी उसे रोस्को मिलती है और कहती है कि हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पहले वाली जगह से थोड़ी ही दूर एक और लाश मिली है, उसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई है। तभी ऑस्कर आ जाता है और पूछता है क्या पोल ने जेल में तुमसे कुछ कहा। रिचर कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर उसे कहता है हमें बस से जो फुटेज मिली है उसमें तुम्हारा चेहरा साफ नहीं था। जब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। बेहतर यही होगा कि तुम इस केस में हमारी हेल्प करो। फिर जब वे मुर्दा घर जाते हैं तो लाश देखकर रिचर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उसका भाई जो था। ऑस्कर पूछता है एक ही समय में तुम दोनों भाई इस टाउन में क्या कर रहे थे। रिचर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं ब्लाइंड ब्लैक के लिए आया था क्योंकि मेरे भाई ने ही बताया था कि उसकी मौत इस शहर में हुई थी। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किसी बहाने से अंदर कर दूंगा। फिर रिचर उसे धक्का देता है। तभी रोस्को बीच में आ जाती है और रिचर को जाकर कार में बैठने के लिए कहती है। कार में रोस्को रिचर से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। रिचर कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उन सब का पता लगाऊंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।
सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ऑस्कर गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर नीचे उतरकर रिचर्ड शहर की तरफ चल पड़ता है। फिर ऑस्कर रोस्को को इस पहलवान को रोकने के लिए कहता है, वरना ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। फिर रोस्को अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है। फिर अचानक से रिचर्ड उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी तहकीकात में विघ्न मत डालो। रोस्को कहती है कि जिसको तुम ढूंढना चाहते हो हम भी उसी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वे दोनों पॉल के घर जाते हैं। घर पर पॉल नहीं था, उसकी वाइफ और 2 बेटियां थी। पॉल की वाइफ कहती है कि मुझे पॉल ने बताया था रिचर्ड एक अच्छा आदमी है, उसने जेल में मेरी खूब हेल्प की। वो बताती है कि उसके हस्बैंड बैंक के काम संभालते हैं, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। फिर रिचर्ड उसे वॉशरूम जाने के लिए कहता है, लेकिन वॉशरूम ना जाकर वो उसके रूम में जाकर तलाशी लेता है। फिर उसे पॉल के शूज मिलते हैं। ध्यान से देखने पर उसे उसमें एक पौधे का सीड नजर आता है। फिर बाहर जाकर वो पॉल की वाइफ को समय देने के लिए धन्यवाद कहता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो रोस्को को कहता है कि मेरे दिमाग में 2 बातें हैं। पहली ये कि जेल में वो गुंडे मुझे नहीं मारना चाहते थे, वे पॉल को मारना चाहते थे, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला होगा कि 2 लड़के नए आए हैं, उनमें से जिसने चश्मा लगा रखा है उसे मारना है, जबकि उस समय चश्मा मैंने लगा रखा था। और दूसरी बात ये कि एक बैंकर के शूज में किसी खेत में उगने वाले पौधे के बीज कैसे आए। फिर वे उस जगह जाते हैं जहाँ रिचर्ड के भाई जो का कत्ल हुआ था। वहाँ पर वो इमेजिन करता है कि किस किस तरह से खूनी ने मेरे भाई के ऊपर वार किया होगा। रोस्को कहती है, मुझे अपने भाई के बारे में कुछ बताओ, वो क्या करता था, तुम्हारे साथ संबंध कैसे थे। रिचर्ड उसे बताता है कि मेरा भाई होमलैंड सिक्योरिटी में था। रोस्को कहती है कि होमलैंड में काफी कुछ आता है, आतंकवाद, नशे, बंदूकें, सीमा पर अपराध। तुम्हारा भाई किस महकमे में था, लेकिन रिचर्ड को नहीं पता था। फिर रिचर्ड वहाँ से पैदल ही जाने लगता है। वो अपने लिए किराए पर एक रूम लेने गया था। रोस्को फिर से उसका पीछा करती है। जब रिचर्ड अपने रूम की चाबी लेकर आता है तो देखता है कि कुछ लड़के उसी का इंतजार कर रहे हैं। वे उससे जबरदस्ती पंगा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड उनमें से 3 लड़कों को अच्छी तरह धोता है और चौथे को कहता है कि इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाओ। रोस्को कहती है, ये हमारे शहर में क्या मुसीबत आ गई है। तभी हम रात को 4 आदमियों को सफेद ड्रेस पहने हुए एक घर के अंदर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन सुबह रिचर्ड पुलिस स्टेशन जाता है, ये पता लगाने कि उसके भाई के मर्डर की तहकीकात कहां तक पहुंची, लेकिन रोस्को उसे बताती है कि एक और मर्डर हो गया है। फिर रिचर्ड जबरदस्ती रोस्को की कार में बैठ जाता है। फिर वे दोनों उस जगह जाते हैं जहां मर्डर हुआ था। वहां ऑस्कर और पुलिस पहले से ही पहुंची हुई थी। ऑस्कर बताता है कि इस तरह का कत्ल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। रिचर्ड कहता है, क्यों, किलों से दीवार पर टांग दिया क्या। फिर अंदर जाकर देखने पर पता चलता है कि उस बंदे को वाकई में किलों से दीवार पर टांग दिया गया है और उसकी वाइफ को भी मार दिया गया है। बाहर आकर ऑस्कर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसे किलों से दीवार पर टांग दिया गया है। रिचर्ड बताता है कि जेल में मुझे पॉल ने बताया था कि उसके मालिकों ने उसे इसी तरह की धमकी दी थी। फिर रोस्को बताती है कि तुमने अभी अभी जिसकी लाश देखी है वो चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन थे। फिर वो ऑस्कर को बताती है कि मेयर टील ने खुद को चीफ ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया है। रिचर्ड कहता है, हो सकता है कि मेयर ने उसकी पोस्ट हासिल करने के लिए उसे मरवा दिया हो। फिर ऑस्कर कहता है कि मुझे मेरे FBI वाले दोस्त को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन रिचर्ड कहता है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर मिलकर ही काम करना है तो हम तीनों करेंगे, वरना मैं अकेले ही उन सबको ढूंढकर मार दूंगा। तभी ऑस्कर के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि टील ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। फिर ऑस्कर मीटिंग में चला जाता है। रोस्को और रिचर्ड दोबारा पॉल के घर जाते हैं। पॉल की वाइफ घबराई हुई बाहर आती है और कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉल रात को घर नहीं आया। फिर रोस्को रिचर्ड को कहती है कि मेरे पास गन है, मैं यहीं रुकती हूँ, इनकी जान को खतरा है, तुम ऑस्कर के पास जाओ क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। फिर वो गैराज में से एक चाकू लेता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी और पॉल की कार लेकर ऑस्कर के पास चला जाता है। वहाँ टील न्यू चीफ ऑफ पुलिस बनने की खुशी में भाषण दे रहा था। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि 20 सालों से इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ और अब एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे शहर में आया और एकदम से 4 कत्ल हो गए। फिर सभी लोग चिल्लाते हैं कि उसको अरेस्ट करो। उनको ये नहीं पता था कि वो आदमी पीछे ही खड़ा है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्लाइनर आते हैं और उन सभी को शांत करते हैं। वे बताते हैं कि उस लंबे चौड़े आदमी का नाम रिचर्ड है, खुद उसके भाई का भी कत्ल हो गया है, इसीलिए वो भी आप जैसे कातिल के बारे में जानना चाहता है। किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर और न्यू चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर टील पर भरोसा रखना चाहिए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ऑस्कर मिस्टर टील के पास जाता है और कहता है कि मैं कातिलों के पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर टील कहते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ऑफिसर मॉरिसन ने अपनी ड्यूटी के दौरान हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया, उनमें से कोई
रिहा हो गया होगा और अपनी दुश्मनी निकाल ली होगी। जाकर रिहा हुए कैदियों की लिस्ट पर ध्यान दो। फिर बाहर आकर ऑस्कर रिचर को बताता है कि टील इस केस से मेरा ध्यान भटकाना चाहता है। रिचर कहता है मुझे क्लाइनर पर शक है, क्योंकि बिना काले धंधे किए इंसान इतना अमीर नहीं बन सकता। ऑस्कर पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। रिचर कहता है कि हमें पहला काम ये करना चाहिए कि पॉल की फैमिली को गुंडों से प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ऑस्कर कहता है अब तो मुझे मेरे दोस्त की हेल्प लेनी ही होगी। फिर ऑस्कर के जाने के बाद मिस्टर टील रिचर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बेहद अफसोस है। यकीन मानिए हम कातिलों को ढूंढ लेंगे। फिर रिचर बार्बर के साथ वाले स्टोर से खुद के लिए एक फोन लेने जाता है। बार्बर उसे बताता है कि दो स्पेनिश लड़के मेरी शॉप पर आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वे तुम्हारे दोस्त तो नहीं लग रहे थे, उनसे बचकर रहना। फिर रिचर पॉल के घर जाता है। वो पॉल की वाइफ को कहता है कि जल्दी से सामान बांध लो। ऑस्कर का फ्रेंड ऑफिसर पिकार्ड आप लोगों को लेने आते ही होंगे। आप और आपकी बेटियां उनके साथ सेफ रहेंगी। फिर जब रिचर घर से बाहर जाता है तो देखता है कि दूर एक कार में बैठे लड़के उसी की तरफ घूर रहे हैं। फिर जब रिचर उनके पास जाने लगता है तो वे वहां से चले जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर कहता है कि अभी की अभी निकलो यहाँ से। इतने में वहाँ पर ऑफिसर पिकार्ड आ जाते हैं। रिचर उनकी आईडी चेक करता है और सभी को उनकी कार के अंदर बिठा देता है। ऑफिसर पिकार्ड कहते हैं कि ऑस्कर मेरे भाई जैसा है, उसने मुझे इनकी हिफाजत का काम दिया है, तो मैं अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर भी इनकी हिफाजत करूंगा। फिर रिचर स्वाइपी के पास जाने की बात करता है। रोस्को कहती है वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। रिचर कहता है बताएगा, बस पूछने का तरीका आना चाहिए। फिर वो स्वाइपी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं ऑफिसर ऑस्कर बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारी जेल में रिचर नाम का एक कैदी आया था। उसके साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वो तुम पर केस करने वाला है। मुझे इसी रिगार्डिंग तुमसे बात करनी है। फिर स्वाइपी उसे एक बार में आने के लिए कहता है। फिर जब रिचर स्वाइपी से मिलता है तो स्वाइपी कहता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के अंदाज से समझ आ गया था कि तुम अश्वेत ऑफिसर ऑस्कर नहीं हो। चलो मुझसे मिलने से पहले मेरे साथियों से मिल लो। फिर वहाँ पर वही दो स्पेनिश लड़के आ जाते हैं। वे रिचर को कार की डिग्गी में लेटने के लिए कहते हैं। रिचर कहता है भूल जाओ, ये बहुत छोटी है। फिर वो उन दोनों पर टूट पड़ता है। वे स्पेनिश लड़के भी लड़ाई में कम नहीं थे, वे प्रोफेशनली ट्रेंड थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों ही वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर रिचर पुलिस स्टेशन जाता है। वो ऑस्कर और रोस्को को बताता है कि मैं स्वाइपी से पूछताछ नहीं कर पाया। मेरी जिनसे फाइट हुई थी वे पहले फौजी थे, वरना मैं उनको 10 सेकंड में सुला देता। फिर रिचर स्वाइपी के घर जाने लगता है। ऑस्कर कहता है कि उस्ताद जी अब अपने रूम में जाकर आराम करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो रोस्को को कहता है कि तुम रिचर को उसके होटल छोड़ दो, लेकिन रोस्को रिचर को होटल नहीं लेकर जाती बल्कि बार में लेकर जाती है। वे दोनों वहां जाकर बियर पीते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद वे दोनों रोस्को के घर जाने लगते हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण रास्ता बंद था। तभी एक पुलिस वाला उन्हें आगे जाने से रोकता है। फिर वे दोनों पास के ही एक होटल में रूम ले लेते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। फिर सुबह होने पर जब वे दोनों रोस्को के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोस्को अपनी कार में से गन निकाल कर लाती है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि घर के अंदर रात में कुछ लोग आए थे। उन्हें घर में कोई भी नहीं मिला, इसलिए वे वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते वे एक मैसेज छोड़ गए, सी यू सून। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, इसलिए रिचर रोस्को से एक गन की डिमांड करता है। फिर रोस्को उसे एक गन देती है जो उसके खुद के ही नाम पर थी। ये गन भी रिचर की ही तरह हट्टी कट्टी थी। फिर बाहर जाकर रिचर गन चलाकर देखता है, क्योंकि हथियार को जब तक चलाकर ना देखा जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर रिचर और रोस्को ऑस्कर के पास जाते हैं। रोस्को ऑस्कर को बताती है कि कल रात वे लोग मुझे भी मारने आए थे, मैं घर पर नहीं थी इसलिए वे एक धमकी छोड़ गए हैं। फिर वे फोरेंसिक लैब में जाकर जैस्पर से मिलते हैं। जैस्पर उन्हें बताता है कि दूसरी लाश पीट जोबलिंग की थी। वो ट्रक चलाता था। उसकी उम्र 43 साल थी। वो शादीशुदा है और अटलांटा में उसका एक घर भी है। उसके नाम कोई आपराधिक कंप्लेंट नहीं है, सिवाय 2018 में गलत ड्राइविंग के मामले के। फिर रोस्को के पास सीक्रेट सर्विस ऑफिसर मोली बैथ का फोन आता है। वो बताती है कि मैं जो के साथ काम करती हूँ। फिर फोन को रिचर ले लेता है और कहता है कि जो मर चुका है, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो मार्ग्रेव जॉर्जिया में क्यों आया था? वो बताती है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो कोई खुफिया मिशन पर था। रोस्को पूछती है वो किस तरह का काम संभालता था। मोली बताती है कि वो नकली नोट और जालसाजी का काम संभालता था। उसने मुझे एक बार कहा था कि मैं जालसाजी का धंधा पूरी तरह से बंद करवा के रहूंगा। फिर रिचर कहता है क्या आप उसकी फाइलों की हार्ड कॉपी दे सकती हैं? ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मोली बैथ कहती है कि कॉपी तैयार करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर वहाँ से बाहर निकलकर ऑस्कर कहता है नकली नोटों के लिए इतने कत्ल। रिचर कहता है लोग तो $20 के लिए जान ले लेते हैं,
ये तो बड़ा मामला लगता है। फिर ऑस्कर कहता है कि मैं स्पाइवी के घर जाऊंगा, वो दूसरे राज्य में पड़ता है। तब तक तुम ये पता लगाओ कि 2018 में उस ट्रक ड्राइवर पर क्या मुकदमा चला था और ठंडे दिमाग से काम लेना। फिर रोस्को पुलिस स्टेशन जाती है। वो टील को बताती है कि रात को कुछ गुंडे मेरे भी घर आए थे। शुक्र मनाओ मैं घर पर नहीं थी, वरना केस कल ही रफा दफा हो जाता। टील कहता है ये हुई ना बात, बहादुर लड़की। फिर रोस्को के पास स्टीवनसन आता है। वो पूछता है कि क्या आपको पॉल के बारे में कुछ पता चला या उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला हो, क्योंकि मेरी वाइफ और पॉल की वाइफ कजन है। मेरी वाइफ को चिंता हो रही थी, लेकिन रोस्को उसे मना कर देती है। फिर टील स्टीवनसन को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कर स्वाइपी के घर जाता है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो चोरों की तरह उस घर के अंदर घुस जाता है। उसे अंदर जाते हुए पड़ोस की ही एक लेडी देख लेती है। फिर ऑस्कर काफी देर तक घर की छानबीन करता है। फिर वो स्वाइपी का फोन चेक करता है। उसने क्लाइनर के ऑफिस में कई बार कॉल की हुई थी, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और चोर समझकर ऑस्कर को पकड़ लेते हैं। उधर रीचर उस बीमा कंपनी में जाता है जिस कंपनी का बीमा ट्रक ड्राइवर पीट जोबलिंग के ट्रक का किया हुआ था। वो ऑफिसर से उसके क्लेम की फाइल मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर रीचर को थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है। वो ऑफिसर उसे 2018 में लिए क्लेम का प्रिंट निकाल देता है। उधर ऑस्कर की भी जमानत हो गई थी। वो पुलिस वाला उससे माफी मांगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर है। रोस्को पुलिस वालों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि चोर कभी कोट पैंट पहनकर चोरी करने नहीं जाते। फिर वे तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रिचर बताता है कि जिस कंपनी के वे ट्रक थे वे क्लाइनर इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। जब ट्रक वाला मुसीबत में फंस गया था तो क्लाइनर ने ही उसकी कानूनी फीस भरी थी। ऑस्कर बताता है कि मैं स्वाइपी के घर गया था। ऐसा लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार क्लाइनर के ऑफिस में कॉल की थी। सारे सबूत क्लाइनर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि नकली नोट एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने के लिए उन्हें ट्रकों की जरूरत पड़ती हो। आगे का रास्ता कांटों भरा है। ऑस्कर बताता है कि गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा किए सबूत मान्य नहीं होते। फिर रिचर और ऑस्कर क्लाइनर के ऑफिस में जाने का फैसला करते हैं। रिचर बचा हुआ खाना एक डॉगी के लिए ले जाता है, जिसका मालिक उसे अक्सर पानी और खाने के लिए कुछ नहीं देता था। फिर ऑस्कर के पूछने पर वो बताता है कि ये मेरे चाचा का कुत्ता है। पिछले हफ्ते मेरे चाचा की मौत हो गई। मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में लाना पड़ा। ऑस्कर कहता है इसकी अच्छे से देखभाल करो, वरना $500 का जुर्माना और 10 दिन के लिए कैद भी हो सकती है। हमें दोबारा आकर तहकीकात ना करनी पड़े। फिर वे दोनों क्लाइनर के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं का चारा ट्रक से अनलोड किया जा रहा था। फिर एक लड़की उन्हें लेने आती है। वो उन्हें मिस्टर क्लाइनर के ऑफिस में ले जाती है। ऑस्कर पूछता है क्या आप स्वाइपी को जानते हैं? उसने पिछले 3 दिनों में कई बार आपके ऑफिस में फोन किया है, और मरने वाला एक आदमी जिसका नाम पीट जोबलिंग है, वो भी आपके लिए ही ट्रक चलाया करता था। आपने उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। मिस्टर क्लाइनर कहते हैं कि मेरा माल देश के हर कोने में जाता है। मेरे वकीलों की टीम हर वक्त तैयार रहती है ताकि कोई ट्रक ड्राइवर मुसीबत में हो तो उसे जल्दी से मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि माल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और रही बात स्वाइपी की, ये भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हमारी कंपनी में काम करता हो, जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात मत भूलो, मैंने इस शहर के लिए अपना बहुत सारा पैसा लुटाया है, और अब मैं कत्ल से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ऑस्कर कहता है मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर सामने चाहे जो भी हो मैं सवाल करूंगा। क्लाइनर कहता है कि अगर बिना सबूत के मेरा टाइम खराब करोगे तो मार्ग्रेव की जनता तुम पर खुश नहीं होगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ऑस्कर जाने से पहले उसे धमकी देता है कि आप शहर के बाप होंगे, मेरे नहीं। अगर मेरी तहकीकात में बाधा डाली तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारा कलेजा खींच लूंगा। उसका डायलॉग सुनकर रिचर को हंसी आ रही थी। फिर क्लाइनर सिक्योरिटी बुलाता है। वे सिक्योरिटी वाले उन्हें बाइज्जत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। रिचर कहता है ये जो तुमने डायलॉग मारा है तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। गाड़ी में भी रिचर ऑस्कर के डायलॉग का मजाक उड़ाता है। फिर रिचर उसे कहता है कि आपको अब अपने घर में नहीं रहना चाहिए, वरना आपका भी वो हाल हो सकता है जो ऑफिसर मॉरिसन का हुआ था। अब आपके पास थोड़ा बहुत कैश और एक नकली नाम होना चाहिए। फिर रोस्को और रिचर ऑस्कर का सामान बांधने में उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि रिचर तुम कोई जल्दबाजी मत करना। रिचर कहता है कि क्लाइनर का पर्दाफाश करना मेरा आखिरी काम है, पहला नहीं। मेरे पास काफी समय है मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए। रोस्को कहती है कि हमारे पास 3 सुराग थे, पॉल, स्वाइपी और पीट जोबलिंग।
स्वाइपी भाग गया, पॉल लापता है और पीट जोबलिंग मारा गया। रिचर कहता है तो मैं स्वाइपी को ढूंढूंगा, उसने मुझे एक बार में बुलाया था, जरूर उसे वहाँ कोई जानता होगा। रात को गैस स्टेशन पर रोस्को को जूनियर क्लाइनर मिलता है। वो उससे पूछता है कि आजकल रिचर के साथ बड़ा घूम रही हो, इस शहर के लड़के कम पड़ गए थे क्या? रिचर ने तुम्हें बगदाद के बारे में तो बताया ही होगा कि किस तरह उसने बेकसूर लोगों की जान ली और अच्छे कनेक्शन होने की वजह से उस पर से आरोप भी हट गए। मुझे तो रिचर ही हत्यारा लगता है। फिर रोस्को वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्कर एक लेडी से मिलने जाता है। वो उसी बैंक की मैनेजर थी जिसमें पॉल काम किया करता था। वो बताती है कि पॉल हमारी एक शाखा में करेंसी मैनेजर था, लेकिन 1 साल पहले ही वो हमारा बैंक छोड़कर चला गया था। उधर रिचर उस बार में जाता है जिसके बाहर स्वाइपी मिला था। वो एक बूढ़े आदमी को पैसे देकर उससे स्वाइपी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा आदमी आकर उसे कहता है ये कुछ नहीं बताएगा, किसी दूसरे बार में जाओ। अब की बार बिना गिनती गिने ही रिचर उसको पीट देता है। फिर बिना पूछे ही वो बता देता है कि स्वाइपी 2 स्पेनिश लड़कों के साथ गया है। वो काफी जल्दी में लग रहा था। फिर जब रिचर जाकर अपनी कार में बैठता है तो वो बैक व्यू मिरर में देखता है कि वही ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। फिर वो अपनी कार से उतरकर वापस बार में जाता है। वो किचन में जाकर वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है और वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। उसे पता था कि वही स्पेनिश लड़के ब्लैक कार में उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो एक सुनसान एरिया की तरफ गाड़ी मोड़कर चलती गाड़ी से कूद जाता है। गाड़ी एक घर के पास जाकर रुक जाती है। फिर वे स्पेनिश लड़के भी अपनी कार वहाँ रोकते हैं और अपनी गन लेकर रिचर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि रिचर इस घर में आया है, लेकिन तभी पीछे से रिचर दबे पांव आता है और उन दोनों स्पेनिश लड़कों को गोली मार देता है। फिर वो उनकी जेब चेक करता है। जेब में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो रिचर को ही मारने के लिए उन्हें दिए गए थे। फिर वो उन दोनों की बॉडी को उनकी ही कार की डिग्गी में डालने के लिए खींच कर ले जाता है और जब कार की डिग्गी खोलता है तो उसे उसमें स्वाइपी की लाश मिलती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं रिचर ने जो स्पेनिश लड़के मारे थे वो उनके हाथ पैर मरोड़कर उनकी ही कार की डिग्गी में फिट कर देता है। फिर उसके पास ऑस्कर का फोन आता है। वो बताता है कि किसी ग्रामीण ने मुझे एक जली हुई गाड़ी के बारे में बताया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर रिचर भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वे उस गाड़ी की छानबीन करते हैं। इतने में वहाँ रोस्को भी आ जाती है। फिर वे उस जली हुई गाड़ी का चैसी नंबर निकालते हैं। ऑस्कर चैसी नंबर को नोट कर लेता है। फिर रिचर बताता है कि स्पाइकी भी मारा गया है। फिर वो उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाशें किसी को मिल जाए और इसमें स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हो जाए। इससे उनकी तहकीकात में बाधा होगी। रोस्को भी रिचर के साथ जाती है। उन लाशों की दुर्दशा देखकर रोस्को रिचर से पूछती है कि बगदाद में क्या हुआ था। रिचर बताता है कि उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। स्थानीय बच्चे अक्सर वहाँ पर फुटबॉल खेलने आते थे। एक रात मैंने बच्चों की आवाज सुनी। फिर मुझे पता चला कि बगदाद के कुछ लोग उनके साथ बुरा काम कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें ठोक दिया। फिर इराकी पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और पाया कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है? रोस्को कहती है नहीं। फिर वे स्पेनिश लड़कों की कार लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और उसे वहां पर पार्क कर देते हैं। ये काम वे बिल्कुल छुपते छुपाते और अक्लमंदी से करते हैं ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए। फिर वे पास में ही एक होटल रूम लेने जाते हैं। रिसेप्शन पर रिचर कहता है कि हमें रूम 3रे फ्लोर से ऊपर का चाहिए। रोस्को पूछती है इतना कैश कहाँ से आया? रिचर बताता है कि उन लोगों को मुझे मारने के मोटे पैसे मिले थे, ये वही पैसे हैं। जब वे रूम में जाते हैं तो उनके पास मोली बैथ का फोन आता है। वो बताती है कि मुझे जो की फाइलों में से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मैं सुबह तक उनको कॉपी कर लूंगी। फिर कल सुबह मैं खुद वहाँ पर फाइलें देने आऊंगी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिचर कहता है मैं तुमसे एयरपोर्ट पर नहीं मिल सकता, हम पर कईयों की नजर होगी। तुम एयरपोर्ट से निकलकर 59 स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना, हम आपको वहीं मिलेंगे। वो कहती है कि जो अक्सर तुम्हारे बारे में ही बात किया करता था, उसने बताया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो गुड नाइट कहकर फोन रख देती है। अपने भाई के बारे में सोचकर रिचर भी उदास हो गया था। सुबह तैयार होते वक्त रोस्को कहती है मैं पीट जोबलिंग की वाइफ को जाकर बताऊंगी कि उसके पति की हत्या हो गई है। रिचर कहता है मैं भी साथ चलूंगा। फिर जब वे पीट जोबलिंग के घर जाते हैं तो अंदर से उसकी माँ बाहर आती है। रोस्को कहती है कि मुझे पीट के बारे में बात करनी है। उसकी माँ पूछती है क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है। बूढ़ा बूढ़ी की हालत देखकर रिचर कहता है कि हमें पीट जोबलिंग से बात करनी थी। हाल ही में उनकी कंपनी में एक ट्रक चोरी हुआ है। हम पीट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इससे हमारी तहकीकात में मदद होगी। फिर पीट की मॉम उन्हें एक एड्रेस लिख कर देती है
जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। बाहर जाकर रोस्को उससे पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वे इमोशनल हो जाते और मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरी तरफ टील ऑस्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुमने क्लाइनर को धमकी दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लाइनर मार्ग्रेव शहर के महत्वपूर्ण बाशिंदों में से एक है, इसलिए आइंदा मुझे उनसे बदसलूकी की कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, अब से बिना मेरी इजाजत तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तभी स्टीवनसन आकर ऑस्कर को कहता है कि आपके पापा का फोन आया है। फोन ऑस्कर के पापा का नहीं बल्कि उसके दोस्त पिकार्ड का था। वे कोडवर्ड में बातें कर रहे थे। पिकार्ड ऑस्कर को कहीं आने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को भेज दूंगा। फिर पिकार्ड पॉल की वाइफ को कहता है कि मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए खुद जाना होगा। कुछ ही घंटों में मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक ये गन तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर इसे चलाते समय हिचकिचाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर रोस्को और रिचर्ड ट्रक ड्राइवर पीट जोबलिंग की वाइफ से मिलने जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो औरत कहती है तो फिर क्या हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं। वो बताती है कि पीट जोबलिंग अपने मालिक क्लाइनर से हेराफेरी करता था। मैं उसे रोकती थी तो हमारा झगड़ा भी होता था। वो एयर कंडीशनर लेकर मायामी जाया करता था। फिर वो उन्हें गैरेज लेकर जाती है और कहती है कि शायद 1-2 यूनिट यहाँ भी पड़े होंगे, मैंने कभी चेक नहीं किया, तुम खुद ही देख लो। चेक करने पर पता चलता है कि वे एयर कंडीशनर के बॉक्स खाली थे। वो बताती है कि जब भी पीट के पास फोन आता था वो साथ की साथ घर से चला जाता था। उसके बाद कई दिनों तक वो घर नहीं लौटता था। अब मैं ये घर बेचकर हमेशा के लिए अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर रिचर के पास ऑस्कर का फोन आता है और वो उन्हें एक एड्रेस देता है जहां उन दोनों को नॉर्मल वर्दी में पिकार्ड से मिलना था। रास्ते में रिचर बताता है कि पीट जोबलिंग जरूर उन खाली बक्सों में नोट लेकर जाता होगा और उसमें से वो हेराफेरी भी करता होगा। उम्मीद है जो की फाइलों में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर वे एक पतली गली में पिकार्ड से मिलने जाते हैं। पिकार्ड उनको उस जली हुई गाड़ी की डिटेल देने वाला था। पिकार्ड बताता है कि वो गाड़ी भाड़े की थी जिसको किसी रॉन हैसी के नाम से बुक किया गया था। इसी नाम से मार्ग्रेव से 40 मील की दूरी पर एक होटल रूम भी बुक किया गया था। रिचर कहता है इस नाम को मेरा भाई यूज किया करता था। फिर पिकार्ड उसे होटल का एड्रेस देता है और वहां से चला जाता है। फिर वे उस होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पर पूछते हैं क्या रॉन हैसी अपना कोई सामान भूल गया है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हाँ, वो एक सूटकेस था जिसको 20 मिनट पहले कोई ले गया है। फिर रिचर रोस्को से पूछता है कि अगर एक भारी ब्रीफकेस लेकर तुम्हें होटल से भागना हो तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं जरूरी सामान निकालकर ब्रीफकेस को फेंक दूंगी। फिर वे डस्टबिन में देखते हैं, वहाँ जो का ब्रीफकेस पड़ा था। उसमें रिचर को अपने भाई का सूट मिलता है और सूट में से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में कुछ कोडवर्ड में बातें लिखी हुई थी। तभी उनके ऊपर कोई गोलियां चलाता है। फिर रिचर और रोस्को दोनों अलग अलग रास्ते भागते हैं। गुंडे गाड़ी से रिचर का पीछा करते हैं और एक जगह पर जाकर गाड़ी फंस जाती है। फिर रिचर उनमें से एक आदमी को तो ठिकाने लगा देता है, लेकिन दूसरा रिचर का पीछा करता है। वो रिचर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि रोस्को उसका भेजा उड़ा देती है। जब ये बात ऑस्कर को पता चलती है तो वो कहता है कि और कितनी लाशें गिराओगे यार। रोस्को पूछती है कि पिकार्ड ने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे हमसे पहले कोई और कैसे पहुंच गया। ऑस्कर कहता है कि शायद जब पिकार्ड का फोन मेरे पास आया तब दूसरी लाइन पे से किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी। उसे स्टीवनसन पर शक था, लेकिन रोस्को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो उनके साथ मिला होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर रोस्को ऑस्कर को मार्ग्रेव से बाहर एक बंद पड़े घर में बुलाती है। वहाँ वे सब मिलकर उस पर्ची पर जो कोड लिखे हुए थे उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। उस पर पीट की गैराज के बारे में लिखा हुआ था, जबकि उस गैराज में पहले ही वे जाकर चेक कर चुके थे। वहाँ खाली बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं था और उस पर्ची में लिखा था ग्रेस क्लीनर फाइल। दोस्तों, ग्रे पुलिस वाला था जिसने रोस्को को उसके मॉम डैड की मौत के बाद उसके पिता की तरह ही पाला था। रोस्को कहती है कि जब ग्रे की मौत हुई तब ना ही घर में और ना ही पुलिस स्टेशन में हमें कहीं भी क्लाइनर की फाइल नहीं मिली। फिर वे उस पर्ची पर लिखे फोन नंबर पर कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तीनों नंबर अलग अलग शहरों में अर्थव्यवस्था महकमा के हैं। वॉइसमेल से पता चला है कि यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये तीनों ही 3 दिन बाद लौटेंगे। फिर वे खुद उन दफ्तरों में जाने की बजाय रिचर की एक दोस्त को हायर करते हैं जिसका नाम नियली था। वो पहले भी कई बार रिचर के साथ काम कर चुकी थी। फिर रिचर उसे ये तीनों नंबर देता है और पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। फिर ऑस्कर कहता है कि हमें चलना होगा, मोली बेथ आती ही होगी। फिर वे तीनों उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां मोली बेथ आने वाली थी। फिर वहां मोली बेथ आ जाती है और एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है। जब तीनों वहां पर जाकर उसका इंतजार करते हैं तो कुछ देर इंतजार करने के
के बाद भी वो ऊपर नहीं आती। फिर वे सभी अलग अलग रास्तों से नीचे जाते हैं। मॉली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर रीचर की नजर उस बैग पर पड़ती है जो मॉली के हाथ में था। चेक करने पर पता चलता है कि वो बैग बिल्कुल खाली था। फिर रीचर पटरी पर थोड़ा आगे जाकर देखता है। उसे मॉली मिल जाती है, लेकिन किसी ने मॉली के पेट में चाकू मार दिया था। वो रीचर को देखकर कहती है जो, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब तक आपने रीचर के 4 एपिसोड देख लिए हैं और 4 बाकी रह गए हैं, जिनमें सस्पेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। अगले 4 एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं उसके नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊं आप लोगों को पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।